गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्यूशन टॉपिक के लेक्चर नंबर 6 के साथ उपस्थित हुए। चलिए अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कि राउल्ट का नियम आदर्श विलयन पर कैसे लागू होता है और अनादर्श पे क्या होता है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम राउल्ट का नियम क्या होता है समझ चुके थे। आइए आज समझते हैं राउल्ट का आदर्श विलयन कब आदर्श विलयन कहलाता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन हम बात करते हैं आदर्श विलयन की, तो आदर्श का मतलब ही होता है नियमों का पालन करने वाला। तो ऐसा विलयन जो सांद्रता की किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। ऐसे विलयन जो सांद्रता की किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। बात समझने वाली। हमने बोला कि ऐसे विलयन जो सांद्रता की किसी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करेंगे आदर्श विलयन कहलाएंगे। हमने बोला यही था, सब समझते हो आदर्श विलयन का मतलब यही होता कि विलयन ऐसे होना चाहिए जो आदर्श माने नियमों का पालन करें। किस नियम का पालन करें? वो है राउल्ट का नियम। जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे सांद्रता की किसी परिस्थिति में, तो उन्हें कहेंगे हम आदर्श विलयन। अब बात करते हैं राउल्ट का नियम क्या था। तो समझाया इससे पहले हमने राउल्ट के नियम के बारे में कि ये हमारा जो P1 इज प्रोपोर्शनल x1 या P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज प्रोपोर्शनल x2 या P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, P टोटल इज प्रोपोर्शनल P1 प्लस P2 या इक्वल कर सकते हो आप इक्वल P1 प्लस P2। ये हमारा था P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। मतलब जो इनका पालन करेगा दोनों हमारे राउल्ट के नियम दिखा रहे हैं। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वह कहलाएगा हमारा आदर्श विलयन। तो ये है हमारा राउल्ट का नियम। और इससे पहले लेक्चर में समझ चुके हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है। कंटिन्यू अगर आप लेक्चर बाय लेक्चर देख पा रहे हो तो 100% ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा इस लेसन का, इस यूनिट का, कि आपको समझ में ना आए। तो उम्मीद है कि हर एक टॉपिक अगर आप सीरियल बाय सीरियल देखते जाएंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा लेसन आपके माइंड में एकदम सेव हो जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी समय आपको कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आप आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो बात समझना ध्यान से। तो ये हमारा राउल्ट का नियम था। तो बोला जो इनका पालन करेगा वो कहलाएगा आदर्श विलयन। दूसरा था हमारा अनादर्श विलयन, उसकी हम बात करेंगे। अनादर्श क्या था? अनादर्श विलयन की बात करें तो आप जानते हो अनादर्श का मतलब जो है वो है नियमों का पालन ना करने वाला। अब बात आती कौन से नियम का पालन ना करने वाला, तो वो कहलाता है राउल्ट के नियम का पालन ना करने वाला। सेम लैंग्वेज रहेगी। ऐसे विलयन जो सांद्रता की किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वह अनादर्श
विलियन कहलाते हैं। तो बोला हमने क्या, ऐसे विलियन जो राउल्ट का नियम का पालन न करे सांद्रता की किसी परिस्थिति में, तो उन्हें कहते हैं हम अनादर्श विलियन। तो बात करेंगे हम कि अनादर्श विलियन, फिर समझने एक बार और कि ऐसे विलियन, अनादर्श का मतलब होता है जो पालन ना करे, यानी नियम का पालन ना करने वाला। तो जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा सांद्रता की किसी परिस्थिति में, वह विलियन कहलाएगा अनादर्श विलियन। इसका मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करने का मकसद ये है कि जो ये हमारा फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो माने P1 इज नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज नॉट इज इक्वल टू P2 नॉट x2, P टोटल इज नॉट इज इक्वल टू P1 प्लस का P2। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये इक्वल होते तो ये राउल्ट का पालन करते, लेकिन जब ये दोनों इक्वल नहीं, अर्थात हम जानते हैं कि राउल्ट करने का मतलब ये होता है कि किसी भी विलियन का या किसी विलियन में किसी भी अवयव का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या किसी विलियन का कुल वाष्प दाब जो होता है उस विलियन में उपस्थित आंशिक वाष्प दाब या अवयव के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अगर बराबर है तो राउल्ट का नियम कहलाएगा। अब बराबर बात आ रही अनादर्श, यानी जो पालन नहीं करे इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो बोला हमने इज नॉट इक्वल टू की बात करेंगे तो वो कहलाएगा अनादर्श विलियन। तो कंडीशन दो बनेगी, अगर बराबर नहीं है दोनों के वाष्प दाब और प्रभाज, या समानुपाती नहीं है, बराबर नहीं है, तो कंडीशन आती है दो, या तो ये वाष्प दाब ज़्यादा होंगे या वाष्प दाब क्या होंगे, कम होंगे। अब कंडीशन बनती है पहली, या तो P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1, P2 is greater than P2 not x2, P total is greater than P1 plus P2। कंडीशन बनेगी आपकी ये, या तो ज़्यादा आएगा वाष्प दाब इनके मोल प्रभाव से, या फिर कैसा आएगा, कम आएगा। तो कम के लिए बनेगा P1 is less than P1 not x1, P2 is less than P2 not x2, P total is less than P1 प्लस का P2। बात समझ में आ गई होगी। तो ये कंडीशन तीन आएंगी जब हमारा राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, इक्वल नहीं होगा तो ये हमारे विलियन का वाष्प दाब या तो ज़्यादा आएगा या तो कम आएगा। जब विलियन का वाष्प दाब ज़्यादा आएगा तो कंडीशन ये होगी, जब कंडीशन ये होगी तो वहाँ पर बात करेंगे हम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। तो जो हमारे जहाँ पर विलियन का वाष्प दाब अधिक होता है तो ऐसे विलियन दिखाते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, और जहाँ पर वाष्प दाब में कमी आती है तो ऐसे विचलन दिखाएंगे राउल्ट के ऋणात्मक विचलन। तो बात करेंगे धनात्मक विचलन की और ऋणात्मक विचलन की। इसके बाद बात करेंगे हम, पहले समझते हैं जो हमने बताया भी है आपको है कि आदर्श क्या होते हैं जो पालन करेंगे राउल्ट के नियम का समानता की किसी परिस्थिति में, कहलाएगा आदर्श विलियन। जो पालन नहीं करेगा राउल्ट के नियम का सांद्रता किसी परिस्थिति में तो वो कहलाएगा अनादर्श विलियन। तो बात यहाँ तक समझना आपको आ गई होगी। और हम बात करते हैं कि आदर्श विलियन के लिए राउल्ट का जो आरेख होता है, जो ग्राफ होता है, वो होता क्या है, समझते हैं राउल्ट के नियम से आरेख कैसे बनाया जाता है। तो बात करेंगे हम पहले वाले नियम की, राउल्ट के नियम से जो आरेख बताना है समझते हैं उसको हम, बताते हैं इसको हम, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि राउल्ट के नियम से आरेख कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे यहां पर हम राउल्ट के या आदर्श से कर लो, आदर्श विलियन के लिए आरेख बोलते हैं या इसको बोलते हैं हम ग्राफ या वक्र कह सकते हैं, ग्राफ। राउल्ट के का नियम में पालन करता है तो वो हमारा कहलाता है आदर्श विलियन। तो आदर्श विलियन के लिए हम राउल्ट के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे या आरेख बनाएंगे। बनाते कैसे बड़ा समझना, क्योंकि ये आरेख बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये आरेख समझ में आपको आ जाता है आदर्श विलियन का, तो अनादर्श के जो दो भाग थे, एक राउल्ट का नियम बताएगा, धनात्मक विचलन दिखाएगा,
एक दिखाएगा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो दोनों के आरेख बड़े आसान लगेंगे यदि आपको ये समझ में आ जाता है तो बहुत आसान लगेंगे, लेकिन यदि आपको ये समझ में ग्राफ नहीं आता है तो 100% आपको वो भी समझ में नहीं आएंगे। तो बेहतर है कि बड़े अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके आपको ये समझना है कि कैसे हम पता कर पाए कि आरेख कैसे बनता है हमारे आदर्श विलयन के लिए। तो आइए जानते हैं कि आदर्श विलयन के लिए आरेख क्या होता है। तो देखें सामने ध्यान से, तो हम जानते हैं कि माना हमने कि यहाँ पर x1 = 0 और x2 मान लेते हैं 1। क्यों मान लिया 1 हमने? ऐसा माना हमने इसलिए क्योंकि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमने बताया था कि मूल प्रभाज का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम जानते हैं x1 प्लस का x2 कितना होता है? 1। माने दो मूल प्रभाजों के या जब दो पदार्थों के मिश्रण से बनने वाला विलयन उनका मूल प्रभाज हमेशा कितना होता है? योग 1 होता है। तो हमने देखा क्या, x1 0 माना, x2 1 माना और इनका प्रभाज निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमने माना x1 = 0, x2 = 1। अब ध्यान दें, माना क्या तो मतलब इससे क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर जो विलयन बनाया है हमने इन दोनों से, तो आप देख पा रहे हो कि x1 = 0 है, इसका मतलब यहाँ पर x1 0 है, इसका मतलब यहाँ द्रव 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव 1 की जो मात्रा, जो मोल प्रभाज है वो कितना है? 0 है। इसका मतलब इस पर जो वाष्प दाब लगेगा वो द्रव 1 का वाष्प दाब नहीं होगा। अब जो वाष्प दाब होगा किसका होगा? केवल x2 का होगा, माने द्रव 2 का होगा। और जब x2 का वाष्प दाब होगा तो वही वाष्प दाब हमारा कैसा होगा? शुद्ध होगा। शुद्ध क्यों होगा? क्योंकि इसके मिश्रण में x1 तो है ही नहीं, x1 का मतलब नहीं है, इसका मतलब द्रव 1 नहीं, और द्रव 1 नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा वाष्प दाब 1 का नहीं बनेगा। अब जो द्रव है, द्रव अकेला कौन है? x2। जब केवल द्रव अकेला x2 है तो केवल उसकी ही वाष्प दाब बनेगी। जब केवल उसकी ही बनेगी तो वो कैसी होगी? शुद्ध होगी। तो बन रही किसकी? x2 की। तो यहाँ पर जो वाष्प दाब मान लेंगे वो हो जाएगा हमारा P2 क्योंकि ये वाष्प दाब किसकी है? x2 की है। और जो x2 की बनेगी केवल तो वो कैसी होगी? शुद्ध होगी। तो यहाँ मान लिया P2 क्या है हमारा? शुद्ध वाष्प दाब। अब बात सुनना ध्यान से, अब जैसे ही x1 यहाँ 0 माना तो इसकी x1 की मात्रा बढ़ती जाएगी और यहाँ पर x1 कर देंगे हम 1 और x2 हमारी हो जाएगी 0। अब यहाँ भी देखेंगे मोल प्रभाज का योग, तब भी हमारा एक ही आएगा। अब हुआ क्या यहाँ पर? अब यहाँ ये हुआ कि यहाँ पर मिश्रण जो बना हुआ है x1 x2 का, वहाँ पर जो x1 है वो तो हमारी 1 है, लेकिन x2 हमारा क्या है? 0 है। जब x2 हमारा 0 है तो इनके मिश्रण का योग कितना होगा? 1 होगा। लेकिन शर्त याद ये है कि मिश्रण में x2 नहीं होगी। जब x2 नहीं होगी तो द्रव 2 नहीं होगा। द्रव 2 नहीं होगा तो द्रव 2 की वाष्प दाब भी नहीं बनेगी। तो केवल किसकी बनेगी? x1 की। जब केवल x1 होगा तो वो शुद्ध होगा। शुद्ध होगा तो मानेंगे इसको हम कितना मान लेंगे? P1 क्योंकि यहाँ केवल द्रव 1 है, द्रव 1 है, शुद्ध होगा। शुद्ध होगा उसका वाष्प दाब क्या होगी? P1। अब देखना ध्यान से, अब क्या हुआ? ये जो हमारा है ये x1 की मात्रा मान सकते हैं, x ये कह सकते हैं मूल प्रभाज की मात्रा, ये मात्रा मान लें, ये प्रभाज मान लें। और ये हमारा क्या है? ये हमारा वाष्प दाब मान लें। तो ये हमारा क्या होगा? वाष्प। तो यहाँ बढ़ेंगे मात्रा की ओर, तो यहाँ बढ़ेंगे वाष्प दाब की ओर। तो देखें ध्यान से कि यहाँ पर x1 0 था तो वाष्प दाब भी कितना था? 0 ही था। क्योंकि हम जानते हैं, राउल्ट कहता है कि वाष्प दाब के अकॉर्डिंग काम करता है मोल प्रभाज, माने मोल प्रभाज के समानुपाती क्या होता है? वाष्प दाब। तो अगर मोल प्रभाज की मात्रा ज्यादा होगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा? ज्यादा। जब मोल प्रभाज ही हमारा 0 है तो वाष्प दाब भी क्या होगा? 0 होगा। अब 0 होगा तो यहाँ से यहाँ आए तो x1 बढ़ रहा है, यहाँ से आएंगे, जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो मात्रा बढ़ रही है तो हमारा दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। फिर यहाँ आएंगे दाब और बढ़ेगा, फिर यहाँ आएंगे दाब और बढ़ेगा। माने यहाँ से जब वाष्प दाब हमारा 0 था, x1 0 था, तो बढ़ते जाएंगे यहाँ पर वाष्प दाब बढ़ता जाएगा हमारा। तो यहाँ से यहाँ आते 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 हमारा वाष्प दाब पहुंचा ये, क्योंकि यहाँ आए तो हमारा 1 आया मोल प्रभाज का मान, तो वाष्प दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ बढ़े इतना वाष्प दाब, यहाँ बढ़े इतना वाष्प दाब, यहाँ बढ़े इतना वाष्प दाब और यहाँ बढ़े तो इतना वाष्प दाब। तो माने क्या? प्रभाज बढ़ रहा है हमारा, तो यहाँ वाष्प दाब का मान भी बढ़ रहा है। अब देखना है यहाँ ध्यान से, यहाँ क्या होगा कि यहाँ हमारा था P2। अब P2 था x2, तो क्योंकि यहाँ वाष्प दाब हमारी मात्रा ज्यादा थी हमारी, तो वाष्प दाब भी क्या था? ज्यादा था। अब क्या हुआ? x2 का मान 1 है, 1 से क्या हो रहा है? यहाँ 0 तो घट रहा। तो जब ये घटेगा तो वाष्प दाब भी घटेगा, ये घटेगा तो वाष्प दाब और घटेगा। तो यहाँ से घटते घटते क्या होगा? ये जाकर 0 पर पहुंच गया। तो इस कंडीशन पे वाष्प दाब भी 0 और x2 का मान भी 0। तो अब ये जो था हमारा वो क्या था? P1 इज प्रोपोर्शनल x1 था। ये क्या है हमारा? P2 इज प्रोपोर्शनल x2 है। अब बात करेंगे सम।
जो सम हमारा होगा, जो हमारा कुल वाजदाब होगा, तो ये कुल वाजदाब हमारा इस तरीके से प्राप्त कर लेंगे हम। इसको बोलेंगे कुल वाजदाब क्या होता है, PT यानी पी टोटल। इसका मतलब क्या होगा, कुल माने P1 प्लस का P2। तो ये हमारा क्या है, P1 प्लस का P2। जो ये हमारा है वो क्या है, कुल वाजदाब के लिए ग्राफ। तो आप देख पा रहे हो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है कि आदर्श विलयन के लिए आरेख कैसे बनता है। तो आदर्श विलयन के लिए आरेख हमारा ये होता है। आपको समझ में आया होगा, अच्छे समझ लें, क्योंकि अगर ये समझ में आपको आ गया तो आखिर में हम पढ़ेंगे राउल्ट का धनात्मक विचलन, उसका बनाएंगे ग्राफ। राउल्ट का ऋणात्मक पढ़ेंगे, उसका बनाएंगे ग्राफ। बड़े आसानी से आ जाएगा आपको, लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आएगा वो भी समझ में नहीं आएगा। बेहतर है आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा रिवाइज कर ले देखते देने से। हमने बोला क्या कि हमने ग्राफ बनाया, बनाने के लिए x1 बराबर 0 करा, x2 बराबर 1 करा, क्योंकि हम जानते हैं इनका योग कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कौन x1 नहीं है, x1 नहीं है तो वाजदाब भी x1 की नहीं बनेगी, बनेगी किसकी, x2 की। वो क्या होगी, शुद्ध होगी। शुद्ध के लिए P2 नोट कर लिया। यहाँ से यहाँ है तो x1 हमारा 1 हो गया, x2 हमारा 0 हो गया। जब x1 हमारा 1 हुआ तो यहाँ केवल x1 है, यहाँ केवल x1 होने के कारण यहाँ वाजदाब भी किसकी होगी, x1 की बनेगी। और x1 का मतलब प्योर होगी, प्योर मतलब शुद्ध है, क्योंकि x2 हमारे पास है ही नहीं। तो शुद्ध वाजदाब किसकी होगी, x1 की। इसको बोलते हैं P1 नॉट, बना लिया P1 नॉट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं, इसके लिए तो मात्रा बढ़ रही है, वाजदाब बढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो मात्रा घट रही है, तो वाजदाब भी क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। जब ये निकाल लिए दोनों के लिए, हमने P1 प्रोपोर्शनल x1 के लिए, P2 प्रोपोर्शनल x2 के लिए। इसी प्रकार जब हम निकालेंगे सम दोनों का कुल निकालेंगे, तो कुल निकालने के लिए होगा PT बराबर P1 प्लस P2, जो हमारा क्या आएगा, कुल वाजदाब आ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चल सकते हैं इसको। इसका तो हम बात करेंगे दूसरे के लिए, राउल्ट अनादर्श विलयन के लिए राउल्ट का धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। समझ में आ गया होगा, लिख लेंगे आप। खींच लिया, ग्राफ खींच लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं हम अगले के लिए, जो हमारा सेकंड वाला है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन के लिए बनेंगे हमारे दो ग्राफ, एक होगा राउल्ट का धनात्मक विचलन, एक होगा राउल्ट का ऋणात्मक विचलन। बात सुनना ध्यान से। अब बात करेंगे अनादर्श की बात। अब जो अनादर्श विलयन था हमारा, अनादर्श विलयन था, तो पढ़ेंगे हम दो चीजें इसमें। एक पढ़ेंगे हम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, और राउल्ट के नियम से दिखाएगा वो क्या, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। और एक दिखाएगा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो देख पा रहे हो, एक दिखाएगा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, एक दिखाएगा ऋणात्मक। क्यों उन्हें बोला था कि अनादर्श का मतलब होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो कहलाएगा हमारा अनादर्श। जब पालन नहीं करता है तो कंडीशन दो आई थी, बताया था हमने, या तो वाजदाब ज्यादा आएगा विलयन का, या वाजदाब कम आएगा। जब वाजदाब ज्यादा आएगा तो वहां होगा धनात्मक विचलन, जहां वाजदाब कम आएगा तो वहां होगा ऋणात्मक विचलन। अब समझते हैं ये है क्या, समझते हैं ये कैसे दिखाता है धनात्मक और कैसे दिखाता है ऋणात्मक। और अच्छा समझना आ जाएगा समझ आपको। हाल क्या, माना हमने एक पात्र लिया, फॉर एग्जाम्पल समझना, माना हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में रख लिया हमने एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो यहाँ बहुत सारे अणु दिखा देते हैं आपको हम, C2H5OH के बहुत से अणु हैं हमारे, ठीक है नहीं, बहुत से दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से, बहुत से अणु होंगे हमारे एथिल अल्कोहल के। और दूसरा हमारी बात करेंगे यहाँ पर हम, दूसरे बात में हमारे पास है वो है एसीटोन। दोनों द्रव हमारे अवस्था में होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से एक हमारा एसीटोन है CH3CO CH3। यहाँ पर हमारे एसीटोन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ये हमारे एथिल अल्कोहल के हैं, समझना ध्यान से। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद क्या देखेंगे कि यहाँ पर C2H5OH भी था, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 था, यहाँ पर C2H5OH था। बहुत सारे मॉलिक्यूल को मिला लिए, तो यहाँ पर इसका मतलब C2H5OH है, प्लस यहाँ पर CH3CO CH3 एसीटोन है।
अब बात करेंगे यहाँ समझने अच्छे से। बोला हमने क्या, ये हमने पदार्थ लिए, अब पदार्थ ले लिए हमने, यहाँ एक हमारा विलय है, एक हमारा विलायक है, लेकिन दोनों हमारी किस अवस्था में, द्रवावस्था में है। जब कंडीशन समझना इसको क्या होने वाला है, कैसे वृद्धि होती है हमारे वाष्प में। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कि दो भाई हैं, ये हमारे दो भाई हैं, एक भाई कोई ए है, एक भाई कोई बी है। दो भाई हैं, एक ए है एक बी है। अब ये दोनों भाई जो हैं, दोनों लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 में, क्लास 12th में पढ़ते हैं। अब क्लास 12th में पढ़ते हैं तो ये 12th में हैं, तो वही जान सकते हैं कि 12th से पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए माना एग्ज़ाम नज़दीक आए और क्या हुआ कि आप कहाँ रहते हैं अभी, अब ये दोनों रहते हैं कहाँ पर, घर पर रहते हैं, अपने कहाँ पर हैं, घर पर हैं, घर पर हैं दोनों के दोनों, कहाँ हैं, घर पर हैं। जब दोनों घर पर हैं तो इन पर बाउंडेशन भी ज़्यादा होगा। क्या बाउंडेशन का मतलब ये कि समय से उठना है, समय से सोना है, समय से कॉलेज जाना है, समय से कोचिंग जाना है, समय से काम करना है, समय से आना है, समय से जाना है। मतलब क्या, हर एक चीज़ टाइम टेबल से चलेगी इनकी, क्योंकि घर पर हैं। और घर का मकसद कि यहाँ पर क्या है, एक अट्रैक्शन है, आकर्षण है, किसका, पेरेंट्स का। जो पेरेंट्स घर के हैं उनका आकर्षण आपके ऊपर रहेगा, आकर्षित रहेंगे आप उनके समझ में, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आप वो देखेंगे कि कब उठते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं, कब पढ़ते हैं, सब कुछ आप उनकी आंखों के सामने आपका प्रोसेस रहेगी। तो वही आप घर पर हैं तो बाउंडेशन ज़्यादा है, बाउंडेशन ज़्यादा है तो बाउंडेशन के अकॉर्डिंग आप घर पर रहेंगे, आप फ्री नहीं हो पाएंगे अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स के, कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे आप, समय से आएंगे, समय से जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन क्या हुआ, अभी आप 12th में थे, घर पर थे, लेकिन क्या हुआ, जब 12th पास किया आपने, अब पास करने के बाद अब दोनों के दोनों ए और बी दोनों के दोनों क्या हुए, पहुँचे डिग्री हासिल करने के लिए कॉलेज में, जो बाहर उनकी सिटी से बाहर था, आउट ऑफ सिटी पहुंचे। जब बाहर पहुंचे और हॉस्टल में रहे, कहाँ रहे, हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में रहे। अब ये हॉस्टल में पहुंचे, जैसे ही हॉस्टल में पहुंचे तो आप जानते हैं इन पर जो बाउंडेशन था घर पर, अब वो बाउंडेशन क्या हुआ, कम हुआ। कब क्यों हो गया, अब ये समय से चाहें जितना चाहें उतना पढ़ें, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ें, लेट उठना हो लेट उठें, जल्दी उठना हो जल्दी उठें, जल्दी सोना हो जल्दी सोएं, लेट सोना हो लेट सोएं। माने यहाँ पर क्या हो गए, ये फ्री हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं तो मन के मुताबिक अपना काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण जो था पेरेंट्स का वो क्या हो गया, कम, क्योंकि वहाँ पर आकर्षण नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ पेरेंट्स नहीं है। तो वहाँ आकर्षण कम हुआ तो ये फ्री हुए, फ्री हुए तो आसानी से ये क्या करें, मर्जी मुताबिक अपना काम करना शुरू किए। वही काम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से इसको, इस मकसद इसका समझाने का ये है, समझना अच्छे से। क्या होगा कि यहाँ पर आप जानते हैं एल्कोहल है, यहाँ भी एल्कोहल है, तो हम जानते, जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समझेंगे एल्कोहल पर होता है हल्का सा नेगेटिव आयन और इस पर होता है हल्का सा पॉजिटिव, ऊपर होता है नेगेटिव। जो हम पढ़ेंगे जब जानते हैं आप हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे या वैद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे तो हाईएस्ट होती है हमारी ऑक्सीजन की, इसलिए इसके सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा हल्का सा पॉजिटिव। इसी प्रकार यहाँ भी हल्का सा नेगेटिव आएगा, यहाँ हल्का सा पॉजिटिव आएगा। जब ये ऐसे आयन आ जाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, प्लस माइनस से और माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो ये उड़ेंगे जरूर, लेकिन उड़ेंगे क्या, कम, क्योंकि दोनों क्या है, अब अट्रैक्ट हैं, जब पकड़े हुए हैं, आकर्षित हुए हैं, बंद बना हुआ है मजबूती से, तो ये कम मात्रा में उड़ेंगे और कम मात्रा में उड़ेंगे तो कम मात्रा में वाष्प बनाएंगे। तो ये जो वाष्प हमारी आ रही है, ध्यान देना, जो वाष्प है उड़ रही है वो क्या है हमारी P1 नॉट मान ले इसको, क्योंकि यहाँ द्रव एक मान ले इसको, ये नॉट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केवल एल्कोहल है तो P1 नॉट मान ले इसको, P1 नॉट मान लिया हमने यहाँ पर। अब बात करें दूसरे की बात, यहाँ भी क्या है, कार्ब धनायन पर हल्का सा आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, क्योंकि एसीटोन की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आता है नेगेटिव, ऐसे यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, तो यहाँ भी अट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ भी अट्रैक्शन होगा, तो भी ये उड़ेंगे, लेकिन क्या उड़ेंगे, कम वाष्प बनाएंगे, कम वाष्प बनाएंगे क्योंकि अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। माने यहाँ पर ये हमारा P2 नॉट मान लें, यहाँ आकर्षण क्या है, ये वो मान ले विलय, विलय, विलय आकर्षण, ये विलायक अणु कैसे है, विलायक विलायक के अणु है, तो विलायक, विलायक आकर्षण,
लेकिन जैसे ही इन विलय विलायक को मिलाया हमने, जब बना दिया, तो क्या होगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल में बीच में क्या आ गया, हमारा एसीटोन आ गया, एल्कोहल, ये एसीटोन है, एल्कोहल। जब यहाँ पर एक बीच में आ गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब दो पहलवान हाथ पकड़े हुए हैं तो मजबूती से उनका बॉन्ड रहेगा, मजबूती बढ़ गई। लेकिन क्या होगा, अब दो पहलवान बीच में क्या आगे एक बच्चा लगा दिया जाए और हम मजबूती से पकड़ा दी जाए, तो उनके बीच में जो बंध बना हुआ है, जो जोड़ बना हुआ है, जो जुड़े हुए हैं, वो कमजोर होंगे, क्योंकि बीच वाला जो बॉन्ड है, जो बच्चा है, वो कमजोर होगा। कमजोर होगा तो उनके तीनों में जो बंध बन गया, जो पकड़े हुए हैं वो कमजोरी से पकड़े रहेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ भी आई। तो दोनों जो हमारे बॉन्ड हमारे एल्कोहल थे, उनके बाद में कौन आता है, एसीटोन आता है, जिससे इनका जो बॉन्ड होगा, जो बंध होगा, वो क्या होगा, कमजोर होगा। तो कमजोर होगा तो ये फ्री होंगे, फ्री होंगे तो क्या होगा, यहाँ वाष्प बढ़ेगी, वाष्प बनाएंगे तो वाष्प कैसे बनाएंगे अधिक। जब वाष्प अधिक बनेगी तो वह वाष्प कर लेगी, दाब डालेगी, तो इस पर डालेगी वाष्प दाब क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ क्या है, फ्री है। वही बोला हमने यहाँ पर कि मानो ये घर पर था, मानो ये घर पे था, तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा था, लोगों के देखे ज्यादा थी, पेरेंट्स घर पर थे, अट्रैक्शन ज्यादा था, यहाँ भी अट्रैक्शन ज्यादा था। जैसे ही क्या हो गए, ये हॉस्टल पहुंचे, कंपेयर करें से हॉस्टल पहुंचे, तो इनमें क्या हुई, फ्री क्यों हुए, क्योंकि अट्रैक्शन कम हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ। तो यहाँ बोलेंगे इसमें कौन कौन मिला दिया, इसमें विलय भी है, इसमें विलायक भी है, लोग कहेंगे विलय विलायक आकर्षण, आकर्षण। तो यहाँ विलय विलायक आकर्षण क्या हो गया, कुछ कम हो गया। कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन कम इसलिए हो गया क्योंकि दो मॉलिक्यूल बीच में हमारा एक अलग मॉलिक्यूल आ गया, जिसके कारण लगने वाला जो बंध था वो क्या होगा, कमजोर होगा, और बंध कमजोर होगा तो ये वाष्प भी ज्यादा बनाएंगे, और जब वाष्प बनेगी ज्यादा तो वाष्प दाब भी बनाएंगे ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हुआ, विलयन जो हमारा है, इसकी वाष्प दाब क्या आ रही, ज्यादा आ रही। इससे शुद्ध विलायक के देख सकते हैं, इसको हम P2 जो P0 हमारे पास है वो क्या है, कम है, किससे, हमारे P से, यानी विलयन के वाष्प, सिंपल से कर सकते हैं, विलयन का वाष्प दाब हमारा ये शुद्ध वाष्प दाब है, ये क्या कहते हैं, विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा, किसके अपेक्षा, शुद्ध वाष्प दाब के अपेक्षा। देख पा रहे हो आप, यहाँ घर्षण ज्यादा होगा, वाष्प दाब बनेगा, वाष्प बनेगी तो दाब कम लगेगा, यहाँ भी दाब कम लगेगा, लेकिन जैसे ही मिलाया होगा तो यहाँ बंध में कमजोरी आएगी, आकर्षण कम होगा, आकर्षण कम होगा तो वाष्प बनेगी ज्यादा और दाब भी लगेगी ज्यादा। तो बोला हमने यही P जो बोला, इसको ग्रेटर देन किसकी अपेक्षा, शुद्ध विलायक की या विलय की अपेक्षा क्या आएगा, विलयन का वाष्प दाब अधिक आएगा। तो ये बात समझ में अच्छे से आना चाहिए आपको। तो बोला हमने ये है, लैंग्वेज क्या होगी कि धनात्मक विचलन किसे कहते हैं, कौन से दिखाते हैं विलयन। सुनो ध्यान से, ऐसे विलयन जहां पर विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण अधिक होता है। अधिक कहाँ, यही तो है ना, घर पर थे, अधिक था, तो विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण अधिक होता है, किससे, विलय विलायक आकर्षण से। तो ऐसे विलयन दिखाते हैं राउल के नियम से धनात्मक विचलन। फिर समझना एक बार अच्छे से, और बोला हमने क्या कि ऐसे विलयन जहां पर विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण अधिक होता है, किससे, विलय विलायक आकर्षण से। तो ऐसे विलयन दिखाते हैं राउल से धनात्मक विचलन। या सिंपल कर सकते हो कि ऐसे विलयन जहां पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाबों से या शुद्ध विलय के वाष्प दाबों के अधिक होता है, तो वो कहलाते हैं हमारे राउल से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। मतलब क्या कहा, ये P जो है ये है विलयन का वाष्प दाब, ये P0 है, चाहे विलायक का वाष्प दाब मान लो चाहे विलय का वाष्प दाब मान लो, तो इनके वाष्प दाबों से अधिक आता है इसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। जब ऐसा हो तो वो कहलाते दिखाएंगे राउल से धनात्मक विचलन। हो सकता है आपको उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। इसी प्रकार हम बात करेंगे ऋणात्मक विचलन की। तो ऋणात्मक विचलन क्या होता है, जस्ट उल्टा होगा, वही पोजीशन उल्टी कर ले। यहाँ पर हम पहले मान लो, सपोज करो आप हॉस्टल में थे, हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे हॉस्टल में, जस्ट उल्टा कर सकते हैं इसको, हम उल्टा करेंगे इसको हम। तो जब आप हॉस्टल में थे पहले, जब हॉस्टल में पहले थे हमारे दोनों लोग कहाँ थे, हॉस्टल में थे, हॉस्टल में थे A और B। जब हॉस्टल में दोनों थे, जस्ट उल्टा रहेगा प्रोसेस की। हॉस्टल में थे तो फ्री माइंड थे, आकर्षण कम था, मर्जी से काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कहाँ पहुँचे, दोनों पहुँचे कहाँ पर, घर पहुँचे, होम में पहुँचे, घर में पहुँचे। पहुँचने के बाद क्या होगा कि अट्रैक्शन बढ़ा, अब मर्जी मुताबिक काम नहीं कर पाएंगे, तो ये फ्री नहीं हो पाएंगे। अब बात समझना यही चीज़ आती है कि यहाँ जस्ट उल्टा होगा, क्या, यहाँ विलय विलय आकर्षण अधिक है। अब दूसरे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल समझें। अगर ऋणात्मक का हम
ऋणात्मक का, तो यहाँ ले लें, अगर हम समझाने के लिए बात करेंगे ऋणात्मक विचलन कैसे होगा, तो लेने के लिए यहाँ कर ले हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिया हमने पात्र में, प्लस दूसरा लिया हमने H2O, ये हमारा H2SO4 लिया, यहाँ हमने H2O लिया, तब इन दोनों को मिलाया हमने तो बनाया हमने विलियन, विलियन बनाया हमने, वही कंडीशन इसमें भी आने वाली है, विलियन बनाया। तो यहाँ पर जब विलियन बनाया तो इसमें कौन कौन आ गया, इसके अंदर आ गया हमारा H2SO4 भी है, प्लस हमारा H2O भी है। कंडीशन वैसी रहेगी, जो यहाँ है वही यहाँ है, बस अंतर उल्टा होगा। क्या मतलब होगा हमारा कि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड हमारा विलय है, ये हमारा विलय है, तो विलय 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 आकर्षण की बात करेंगे हम, यहाँ बात करेंगे विलायक, विलायक हमारा ये है, विलायक विलायक हमारा, और ये हमारा विलय भी है इसके अंदर और विलायक भी इसके अंदर है। इसका मतलब ये जस्ट उल्टा हुआ, यहाँ बोला P नॉट इज लेस देन P, तो यहाँ हो जाएगा P नॉट जो होगा हमारा वो क्या होगा, P से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल से समझेंगे बात को हमारी, जस्ट उल्टा एग्जाम्पल था पहले। अब कहाँ है ये, हॉस्टल में है, हॉस्टल में दोनों हैं तो फ्री हैं, मन मुताबिक काम कर रहे हैं। जैसे ही पहुँचे कहाँ पर, घर पहुँचे, घर पहुँचे तो वहाँ पेरेंट्स का अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो ये उड़ेंगे कम, उड़ेंगे कम, तो कंपेयर करेंगे इससे सल्फ्यूरिक एसिड से और जल से, कि जब यहाँ पर विलय विलय आकर्षण हमारा क्या था, कम था। कहाँ कम था, जब हॉस्टल में थे, ये दोनों हॉस्टल की बात करेंगे, कम था, तो आकर्षण हमारा क्या था, कम था, आकर्षण कम था, तो ये हमारे वास बना रहे थे। ये दाब भी डालेंगे, जो दाब क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी प्रकार यहाँ भी आकर्षण कम था, ये भी दाब डालेंगे तो जो दाब क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही वो पहुँचे घर पर, तो घर पर वास बनेगी, इनकी अपेक्षा क्या बनेगी, कम, क्योंकि यहाँ आकर्षण ज़्यादा हुआ, आकर्षण ज़्यादा हुआ तो वास दाब भी क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। जब वास दाब कम लगाएंगे तो इनकी वास दाब में क्या आएगी, कमी, और कमी आएगी तो वो दिखाएंगे ऋणात्मक विचलन। तो बोला हमने यही है, सुनो ध्यान से, इसको क्या बोला, ऐसे विलयन जहां विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण अधिक हो, किससे, विलय विलायक आकर्षण से, तो ऐसे विलयन दिखाते हैं राउल्ट से धनात्मक विचलन। इसमें देखो, ऐसे विलयन जहां विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण क्या हो, कम हो, या बोला मैंने अधिक, या बोला मैंने कम, विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण कम होता है, किससे, विलय विलायक आकर्षण से, तो ऐसे विलयन दिखाएंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। देख पा रहे हो, ऋणात्मक माने कमी आना, कब काय कमी आना, वास दाब में, किसके वास दाब में, विलयन के वास दाब में। तो ऐसे विलयन जिसमें, ऐसे विलयन राउल्ट से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं जिन विलयनों में विलयन का वास दाब उनके शुद्ध वास दाब के से क्या आता हो, कम आता हो, तो वो दिखाते हैं हमारे ऋणात्मक विचलन। उम्मीद है आपको दोनों समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार धनात्मक दिखाता है, किस प्रकार हमारा ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। स्क्रीनशॉट लेना चले सकते हैं, चाहे कहो तो हम लिख दें। लिखने की क्या बात है, सिंपल आपको दिख पा रहा है कि विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण अधिक होता है विलय विलायक आकर्षण से, तो ऐसे विलयन धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। और इसमें बोलेंगे जब विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण अधिक हो, कम होता है, सॉरी, विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण कम होता है, किससे, विलय विलायक आकर्षण से, तो ऐसे विलयन दिखाते हैं हमारे राउल्ट से ऋणात्मक विचलन। जब कम होगा आकर्षण, यहाँ पे क्या आकर्षण ज़्यादा हुआ, विलय विलायक में क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, विलय विलायक में ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा आकर्षण होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, तो उड़ कम पाएंगे, उड़ेंगे कम तो वास दाब भी कम। तो यहाँ वास दाब में क्या आ रही, कमी आ रही विलयन के, यहाँ वास दाब में क्या आ रही, वृद्धि, क्योंकि यहाँ फ्री हुए आकर्षण कम हो रहा है, यहाँ आकर्षण बढ़ रहा है। इन दोनों में आकर्षण कम है, इन दोनों में आकर्षण क्या अधिक है, तो ये दिखाएंगे धनात्मक, ये दिखाएंगे ऋणात्मक। उम्मीद समझ में आपको आ गया होगा। तो हम बात करेंगे तो यहाँ पोजीशन बनती है हमारी, आप जान पाए कि अगर दिखाएंगे धनात्मक के लिए क्या होता, बोला हमने यही धनात्मक के लिए है, क्या है हमारा, P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1, P2 ग्रेटर देन P2 नॉट x2, P टोटल ग्रेटर देन P1 प्लस P2। ये कंडीशन को फॉलो करेंगे तो कहलाएंगे धनात्मक विचलन। और यहाँ पर ये कंडीशन आएगी, P1 इज लेस देन P1 नॉट x1, P2 इज लेस देन P2 नॉट x2, P टोटल इज लेस देन
P1 प्लस का P2। अगर कंडीशन ये बनती है तो हमारा ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। धनात्मक विचलन कहलाना के लिए कंडीशन हमारी ये आएगी, मानिए यहाँ विलयन के वाजदाब वृद्धि हो शुद्ध वाजदाब की अपेक्षा तो कहलाएगा हमारा धनात्मक विचलन, और ऐसे विलयन जहाँ पर इनकी कमी हो इनकी अपेक्षा इनकी तो कहलाएंगे हमारा ऋणात्मक विचलन। अब बात करते हैं, यहाँ तक हो गया हो, इसकी छोड़ ले लें आप। उसके बाद हम बात करेंगे इनके किरण आरेख की कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, राहुल के धनात्मक से ग्राफ कैसे बनता है, ऋणात्मक ग्राफ कैसे बनता है, और दोनों ही सिंपल हैं। मैंने समझाया था, कहा भी था, इससे पहले समझाया था इसी लेक्चर में, ये राहुल का आदर्श विलयन है। तो अगर आपने ग्राफ समझा होगा तो बड़े आसानी से धनात्मक का और ऋणात्मक का ग्राफ सीख लेंगे। तो आइए समझते हैं कि धनात्मक के लिए ग्राफ कैसे बनता है और ऋणात्मक के लिए ग्राफ कैसे बनता है।